बच्चों, आज मैं आपको एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट हड़प्पा सभ्यता पढ़ाने जा रही हूँ। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे आसपास पाई गई और ये हड़प्पा नामक स्थल पे पाई गई। हड़प्पा जो पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में आता है। इस समय ये स्थल पाकिस्तान में है, तो इस वजह से इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन या सिंधु नदी घाटी सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हड़प्पा सभ्यता कब की है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के समय का माना जाता है। तो कोई भी सभ्यता कैसे अस्तित्व में आई, क्या हम तुरंत ही जान गए किसी सभ्यता के बारे में, या कोई ऐसी तत्व निर्धारित थे इसके लिए कि जिसने इस सभ्यता की खोज किया, ऐसा कुछ रहा होगा। तो बच्चों, मैं ये बताना पसंद करूँगी, मतलब ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले जब ब्रिटिश लोगों का शासन था तो भारत में इंडियन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। तो इसके जो सबसे पहले डायरेक्टर हुए जनरल कनिंघम, वो इसके डायरेक्टर बने और उनकी बहुत दिलचस्पी थी पुरातत्व सर्वेक्षण करने में, खुदाई करने में। इसका जो पहला ऑफिस है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। इसका ऑफिस दिल्ली में है और इसकी ब्रांचेस कई जगह फैली हुई हैं। इनका काम ये है कि कुछ इस तरह का जो भी पुरातत्व से संबंधी चीज़ें गवर्नमेंट के जानकार, मतलब गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट में हो, मतलब गवर्नमेंट को उसकी ज़रूरत हो या इस देश को उसकी ज़रूरत हो, जानने की आवश्यकता हो, ऐसे डिपार्टमेंट की खोज के लिए ये विभाग बना और इसको खोजना, इसका रख रखाव करना, ये सारा इसका कार्य था इस डिपार्टमेंट का। इसके अतिरिक्त जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की गई है। जो ज़िले से संबंधित जो बच्चे दिलचस्पी लेते हैं खोज रिसर्च से संबंध में, वो उस ज़िले से संबंधित जगहों पर जा कर के ऐसी चीज़ों का खोज कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम यहाँ आते हैं कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण हुआ। और ये जो सभ्यता है, कोई भी सभ्यता है, उसको जानने के साधन क्या क्या थे। एक मैंने बताया आर्कियोलॉजी, मतलब पुरातत्व। पुरातत्व से क्या तात्पर्य है, खुदाई से है। दूसरा है इसके साहित्यिक स्रोत, मतलब जितने भी सर्वेयर हैं, जितने भी खोजने वाले हैं, उन्होंने दोनों चीज़ों का विश्लेषण किया। एक साहित्य का, साहित्य जो जितने भी यात्री आए थे, जैसे बौद्ध लोग आए थे या जो भी बाहर से जो यात्री आए जिन्होंने इस संबंध में लिखा, तो उन्होंने उस साहित्य का अध्ययन किया और साहित्य में बहुत सारी चीज़ पाई गई। बहुत सी ऐसी, जैसे उसमें समय का उल्लेख मिलता है, उसमें राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये सारे को आधार बनाया गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा अपना लिया कि हमको खुदाई करानी है, मतलब जो पुरातत्व सामग्री खुदाई से ही मिली, जैसे मुहरें, मनके, पकी हुई ईंटें, पत्थर के फलक, टीले, ये सारी चीज़ मिली। अब मुहरों से हमको क्या मिलता है, मुहरों में सन से संबंधित चीज़ें लिखी हुई थी। बाट पत्थर, उस पर भी लिखे हुए थे ये इस काल का है, काल का जैसे जिस समय का है उस सदी का नाम लिखा था। और ईंट, पकी हुई ईंट, इससे अनुमान लगाया गया कि ये सभ्यता कितनी विकसित रही होगी। इसका क्षेत्र इन लोगों ने क्या निकाला, इसका क्षेत्र इन्होंने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जम्मू, गुजरात, इसके अलावा बहुत सारा है। इंडिया में बहुत सारी जगह है, जैसे लोथल, कालीबंगा, पंजाब में रूपड़, बनवाली आदि तमाम जगहें हैं जहाँ से सिंधु सभ्यता की खुदाई के बहुत सारी वस्तुएं पाई गई हैं। अब हम यहाँ आते हैं। अब जनरल कनिंघम ने तो विचार किया, एक उनको मुहर प्राप्त हुई, उस मुहर पे कुछ लिखा था, उसको देख करके उनको जिज्ञासा हुई कि हम इससे संबंधित खोजों को करेंगे। उसके बाद आगे चल के सर जॉन मार्शल, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी और जो ये दो महत्वपूर्ण जगह है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो,
इसकी लगभग 1920-21 में खुदाई दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के माध्यम से हुई। इन दोनों सभ्यताओं में जो वस्तुएं मिली उनमें काफ़ी साम्यता पाई गई। इस साम्यता की वजह से ये तय किया गया कि ये सारी चीज़ें हड़प्पा संस्कृति से संबंधित हैं, क्योंकि जिस प्रकार की सामग्री हड़प्पा में मिली उसी प्रकार की सामग्री मोहनजोदड़ो में मिली और उसी प्रकार की सामग्री अन्य जो खुदाई हुई स्थलों पर प्राप्त हुई। तो इसलिए इन सारी जगहों को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु नदी सिविलाइजेशन का नाम दिया गया। अब आते हैं, इस सभ्यता को हम 2 चरणों में बांट सकते हैं, एक आरंभिक चरण, एक विकसित चरण। किसी भी चीज़ का जो स्टार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं रहता। किसी भी चीज़ की शुरुआत बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं रहती, लेकिन उसको हम आगे करते करते हम उस चीज़ों को ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं। उसी प्रकार से सभ्यता भी थी। जैसे आरंभिक चरण में यहाँ क्या मिला खुदाई में? मृदभांड। मृदभांड क्या है? मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन। इसके अलावा हमको मिला कृषि का प्रमाण, पशुपालन का प्रमाण, और जो इनकी बस्तियां मिली छोटी बस्तियां होती थी, तथा शिल्पकारी का प्रमाण, आग का प्रमाण, क्योंकि जो जले हुए अनाज प्राप्त हुए। ये सारा आरंभिक चरण था। उसके बाद विकसित चरण जो इसका सभ्यता से प्राप्त हुआ, विकसित चरण और आरंभिक चरण दोनों में काफ़ी साम्यता थी। बस थोड़ा सा अंतर ये था कि विकसित चरण थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर था। क्या क्या इन लोगों के रहन सहन का क्या ढंग मिला? जैसे विकसित चरण में ये पता चला कि ये लोग फल खाते थे, इनको फलों की जानकारी थी, मांस मछली भी खाते थे, अनाज यानी ये कृषि करते थे। कृषि में इनको क्या प्राप्त हुआ? गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल। इसके अलावा जूते खेत का प्रमाण मिलता है। कालीबंगा में जूते खेत का प्रमाण मिलता है। इससे ये पता चलता है कि ये लोग, सिंधु सभ्यता के लोग खेतों को जोतते थे, खेतों को जोत करके अनाज प्राप्त करते थे। और खेतों को जोतते कैसे थे? बनवाली हरियाणा से मिट्टी के हलों का भी प्रमाण मिलता है। हल किस प्रकार थे? मिट्टी के हल थे, वो इस प्रकार के थे फल उनके कि उससे 2 फसलों की एक साथ खेती उसमें हो सकती थी। तो मिट्टी की मूर्तियों पे बने बैल की, मतलब जो मोहरें मिली उस पे बैल के चित्र अंकित थे। इससे ये पता चला कि ये बैल के बारे में जानते थे। और इनका जो हल मिला और बैल मिला, मतलब बैल का साक्ष्य मिला और जो हल का साक्ष्य मिला, इससे यही अर्थ लगाया गया कि इनको खेतों को जुताई करने का पता था। और जो भी खेती होती थी, एक समय में 2 खेती एक साथ की जाती थी। अब खेती होती थी तो जरूर उसके कटाई के लिए भी कोई साधन इनके पास रहे होंगे। कटाई के लिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो पत्थर के जो फलक मिलते हैं खुदाई में, इससे अनुमान लगाया जाता है कि लकड़ी के हत्थे में पत्थर के फलक लगे होते थे, जिससे ये खुदाई करते थे। अब खेती अगर करते थे तो फिर सिंचाई का भी कोई माध्यम रहा होगा। जो खुदाई में मिला, नहरें मिली, बहुत सारी नहरें मिली। उम्मीद यही ज़्यादा की जाती है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शुष्क क्षेत्रों में खेती करते रहे होंगे। कहाँ? जहाँ बहुत पानी की बहुत ज़्यादा उपलब्धता नहीं रहती थी। तो जो नहरें मिली खुदाई में, ऐसा लगता है कि नहरों से ज़्यादा सिंचाई नहीं हो पाई, क्योंकि नहरें गंदगी और गाद से भरी मिली। तो दूसरा क्या माध्यम पड़ता है? दूसरा माध्यम क्या बचता है? कुएं और जलाशय। तो जलाशय और कुएं के माध्यम से ही सिंधु सभ्यता के लोग ज़्यादातर सिंचाई करते थे। उसके बाद जो अनाज निकलता था, जो अनाज प्राप्त करते थे, उसकी कुटाई पिसाई के लिए इनके पास पत्थर के उपकरण होते थे। कैसे? कठोर कंकरीले बलुआ पत्थरों की वो चक्कियाँ होती थी।
चक्कियाँ भी विभिन्न प्रकार की होती थी। जैसे कुछ चक्कियाँ होती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती थी, और कुछ चक्कियाँ होती थी जो एक जगह परमानेंट स्थित रहती थी, जैसे वो पिसाई के दौरान हिल डुल ना सकें। एक चीज़ और होता था, जैसे ये लोग अपने जो मसाले हैं, जो मसालों का प्रयोग करते थे, वो पीसते थे। तो पीसने वाले जो पत्थर है, मतलब एक बड़ा पत्थर होता था और एक छोटा पत्थर, अभी भी हमारे किचन में वो अक्सर दिख जाता है, जिसको हम लोग सिल बोलते हैं। उस समय उसको सालन पत्थर के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में जो हमारे बड़ी बड़ी जो भी राजमहल वगैरह थे, जो बड़ी बड़ी रसोइयाँ थी, उनके बावर्चियों ने भी उस सालन पत्थर को अपनी बावर्ची खाने में इस्तेमाल किया। पशुपालन में मिलता है कि ये लोग, इनका व्यवसाय कृषि था और दूसरा इनका व्यवसाय पशुपालन था। पशुपालन में लोग भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरन, घड़ियाल की अस्थियां प्राप्त हुई खुदाई में। इसके अलावा मछली और पक्षियों की भी हड्डियां प्राप्त हुई। मछली और हड्डियों की भी अस्थियां प्राप्त हुई। इससे तात्पर्य ये है कि ये लोग मांस भी खाते थे। सैंधव सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे, लेकिन इसका प्रमाण नहीं मिलता कि ये आखेट स्वयं करते थे या इस प्रकार लोगों से मांस को प्राप्त करते थे, द्वितीयक स्तर के लोगों से प्राप्त करते थे।